मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर आप जब भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे, केवल नियोजित शिक्षकों के संबंध में ही उलट पुलट की बातें आ रही हैं। वेतन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, जो नियोजित शिक्षक है उनका भी होगा, सक्षमता वाले का तो होगा ही। पता नहीं क्या क्या। खैर, सबको अधिकार है बोलने का, सबको अधिकार है लिखने का। लोग बोल रहे हैं और बेवजह नियोजित शिक्षक परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। मित्रों, मेरी मुलाकात एक बहुत ही नजदीकी मित्र से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिए तुम लोग इतना बोलते हो, आखिर उसका असर क्या होता है। हमने कहा कि अरे, हमारी पहुंच तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना है उतने लोग जो हमारी बातें सुनते हैं, कम से कम वे लोग तो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। ऐसा है। मैंने कहा ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। हम लोग को लगता है कि चूंकि नियमावली 2020 बहुत ही सटीक है, बहुत ही अच्छा है, और उस नियमावली के तहत जो शिक्षक बहाल हैं, यानी 6, 8, 12, 15, 16 जो भी नियमावली हुई, वो सब समाहित है 2020 में। और 2020 तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमरजीत सिन्हा साहब के समय का बना हुआ है, और वो एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जो बना दिया उसे कोई काट नहीं सकता, और उसी का नतीजा है कि माननीय उच्च न्यायालय भी उसका समर्थन किया, और उसने लिखा अपने आदेश में 1942/2023, इसमें आदेश स्पष्ट है कि जो शिक्षक सक्षमता देकर विशिष्ट बनना चाहते हैं वे बने, जो नहीं बनना चाहते वो न बने, जो परीक्षा दे दिए हों और चाहते हो कि वो ज्वाइन न करें, कोई दिक्कत नहीं है, वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। नियमावली भी स्पष्ट करता है कि आप 60 साल के आयु तक नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। फिर भी किस घबराहट में, किस सोच में लोग उलझे हुए हैं। तो इसका निदान मैं इस तरह सोचता हूं। यह कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। अब लगता यह है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी समस्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम तक ही जाता है और वहीं से सलट जाता है। नियोजित शिक्षक, शायद ही कोई नियोजित शिक्षक डीओ ऑफिस तक गया हो, बहुत कम 2-4 अगर चले जाते हो, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहां उन्हें जाना पड़ा हो, लेकिन नियोजित शिक्षक की समस्याएं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक ही सीमित है, नियोजन इकाई तक सीमित है, बीडीओ साहब तक सीमित है, प्रखंड प्रमुख तक सीमित है, और वहीं से मामला उनका सलट जाता है। सलटने का यह मतलब नहीं है कि वो जो चाहते हो जाता है। जो न्याय संगत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई प्रखंड स्तर पर हो जाती है। उन्हें डीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। पहले आप सबको मालूम है कि एरिया अफसर भी हुआ करते थे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एरिया अफसर और डीओ कार्यालय। डीओ कार्यालय में एक डीओ हो गए, बाकी 4 डीपीओ होते हैं, कोई स्थापना, कोई कुछ, इस तरह काम बटा हुआ है। सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। वहां मामला ज्यादातर जाता है सहायक शिक्षकों का। सहायक शिक्षक जो बहाल थे, जो परमानेंट टीचर है, उनकी समस्याएं जाती थी तो पहले संख्या लाखों में थी, तो समस्या जाती थी। निश्चित तौर पर जब समस्या का निदान होगा तो किसी न किसी का तो पॉकेट गर्म होगा ही। डीओ ऑफिस में बिना पैसा कोई काम होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? न मैं कभी गया हूं, न मैं कभी दिया हूं, तो मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षक बताते रहे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, कुछ अन्य काम पर वेतन वगैरह किसी कारण नहीं मिला,
उन सब के मामले को देखते हुए डीओ ऑफिस में भी अच्छा खासा काम हो जाता था। अब देखिए, एक बात तो और है, कई डीपीओ डीओ पकड़ाए, लाखों रुपया उनके घर से निकले, तो वो कोई खेती बाड़ी और कोई कारोबार तो करते नहीं थे। उनके घर से करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाए, आखिर कैसे पकड़ा गया और कहां से वो पैसा आया? तो निश्चित तौर पर वो पैसा भी शिक्षकों का ही रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा आरोप प्रत्यारोप का कोई, आखिर वो पैसा कहां से लाए? अगर खेत बेचे होंगे तो बैंक में जमा करते, अगर उन्हें कृषि से उतनी आमदनी होती तो बैंक में जमा करते, यदि अन्य कारोबार अगर परिवार का भी लोग अगर उनका करता है, बेटा बेटी पतो या कोई अन्य लोग, तो वो भी पैसा बैंक में जमा होता। ये पैसा बैंक नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कारोबार होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। खैर, तो शिक्षक थे लाखों की संख्या में, सहायक शिक्षक, अब उनकी संख्या घट के लगभग 20,000 आ गई। अब 20,000 शिक्षक में भी इधर कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि उन्हें डीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जो इतने वर्षों से कार्यरत हैं, यानी 99 के बाद 2012 में 34,540 शिक्षकों की बहाली हुई, तो 12 में बहाली हुई, तो 12 से लेकर 25 तक सब लोग अपना उलट पुलट करके अपनी जगह पर पकड़ लिए लोग। कुछ ही शिक्षक बच गए होंगे दुर्भाग्यवश, जो आज तक अपना स्थान ढंग का नहीं पकड़े होंगे। खैर, उनकी संख्या बहुत कम होगी, तो डीओ ऑफिस भी वीरान हो गया था, और यह बड़ा चिंता का विषय था। इतना बड़ा कार्यालय, कभी कार्यालय में जमघट लगा करती थी, क्या नहीं होता था, और आज बिल्कुल सुनसान स्थिति हो गई थी। तो उस स्थिति को खत्म करने के लिए टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में बहाली हुई, तो बहुत खुशी हुई डीओ ऑफिस को कि अब तो लोग आएंगे ही, लोग बढ़ेंगे, समस्या लेकर आएंगे, और हम ही कर सकते हैं, क्योंकि जिला में ट्रांसफर करने का अधिकार केवल और केवल डीओ ऑफिस को है। बीओ ऑफिस भी कुछ नहीं कर सकता है। जिनकी पोस्टिंग हो जाती है, जो शिक्षक बहाल हैं, बस उसी से थोड़ा बहुत मेलजोल करके कुछ काम निकल जाता है। वैसे बीओ ऑफिस का कोई रोल नहीं था, और रोल था डीओ ऑफिस का। तो जब टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 बहाल हुए, तो एक गर्माहट आई, लेकिन उतनी गर्माहट नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जो था वो लगभग केंद्रीय स्तर से, यानी सचिवालय स्तर से ही उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने लगे लोग। नतीजा क्या हुआ कि बेचारे डीओ ऑफिस के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। उन्हें कोई काम मिल ही नहीं रहा था। कोई काम रहे तब ना कुछ आगे पीछे हो। सौभाग्य से एक नई स्कीम आ गई, सक्षमता दो, राजकर्मी बनो, विशिष्ट शिक्षक बनो। तो ये जो एक मुहिम चला, ये इस मुहिम में लाखों शिक्षक फंस गए। अपना क्या बर्बाद किए, क्या उन्हें मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सभी के सभी डीओ ऑफिस के चंगुल में चले गए। अब ये दौड़ लगा रहे हैं, अभी से ही सांठ-गांठ कर रहे हैं कि सर अभी तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई उसी स्कूल में जहां हम थे, लेकिन हम जहां चाहते थे, अपने जिला में, अपने प्रखंड में, अपने स्कूल के अगल बगल, मेरे घर के अगल बगल जो हम चाहते थे, उसका क्या होगा? तो चलकदमी बढ़ गई। अब डीओ ऑफिस में दिन में भी दिवाली, रात में भी दिवाली। लोग अब रुकने लगे। जो डीओ ऑफिस 5 बजे के बाद सुनसान हो जाया करता था, अब घंटों खुला रहता था। शिक्षक आते थे, शिक्षक जाते थे, लोगों की बातें होती थी, मुलाकातें होती थी, एक चहलकदमी बढ़ गई थी। तो सक्षमता देकर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए डीओ ऑफिस आना जाना, क्योंकि उनका स्थानांतरण राज्य स्तर पर होगा। अब वो राज्य स्तर पर न जाए, वे अपने ही जिला के अगल बगल करा ले, उसके लिए तो कहीं ना कहीं तो सहारा लेना ही पड़ेगा। और जिला में भी हो गया तो क्या जरूरी है
कि वो उसी स्कूल में आएंगे जहां वो चाहते हैं? उसके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था से व्यवस्था होती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप जो करेंगे उसी का रिटर्न मिलता है। तो अब डीओ ऑफिस कमाल का हो गया है। चारों तरफ लोग खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और कारवां आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, ये डीओ ऑफिस भी कमाल का जगह है। नियोजित शिक्षक शायद ही किसी की जरूरत पड़ी हो, लेकिन सक्षमता पास वाले विशिष्ट शिक्षक या टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में जो लोग ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए देखिए 34,540 में भी डीओ ऑफिस का बड़ा कमाल था। ज्वाइन कैसे करें, नहीं करें, करने दिया जाए, नहीं करने दिया जाए, ये सब डीओ ऑफिस जो चाहा वो किया। हमें मालूम है कई जिलों में डीओ ऑफिस डीओ साहब के स्तर से हो गया कि नहीं, हमारे यहाँ इस कैटेगरी का शिक्षक ज्यादा हैं, हम आपको ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ऐसा केस गया में भी हुआ, जहानाबाद में हुआ, कई जिला में हुआ। आया संज्ञान में, कोई आया तो कह दिया गया कि भाई आप डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आदमी आप नहीं है। बहुत सारे मामले आए गए, चलते रहे, लेकिन डीओ ऑफिस हमेशा अपना काम करता रहा। आज वही स्थिति हो गई है। विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो भी डीओ ऑफिस के, चंगुल में टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 सभी चहलकदमी बढ़ गई है और डीओ ऑफिस का नजारा भी देखने लायक होता है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। जिला का कार्यालय है, जिला का कार्यालय भी चमक दमक के साथ दिखना चाहिए और दिखता है तो अच्छा लगता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब नियोजित शिक्षकों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको डीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका मामला प्रखंड स्तर पर ही बीडीओ साहब, प्रखंड प्रमुख या बीओ साहब, ब्लॉक एजुकेशन अफसर अपने स्तर से सलटा लेते हैं, सुलझा लेते हैं। आपको कोई बहुत परेशानी नहीं होती है और लगभग ये जितने लोग हैं ये सभी आपके चेहरे को पहचानते हैं, जानते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षकों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्थिति को समझें, देखें और आगे चलें। सलाह आपको देने की जरूरत नहीं है। आप खुद विवेकशील आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं। आप खुद सोचे कि आपको क्या रहने में फायदा है और क्या में नहीं। जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में, नियोजन इकाई में या बिहार के किसी कोने में ट्रांसफर लेने के लिए, जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और जब स्वतंत्र हैं तो आप खुद चयन करें कि आपको कहां जाना है और कहां रहना है और कैसे रहना है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।